मैं कोचिंग में गया, सर ने इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया, तो चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जाने लगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। इसके पहले चला आता था कि चलो भाई ठीक है, अच्छे परसेंटेज आप बना के ले लो, टॉप कर लो तो आप अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज इस चीज़ को डिसाइड नहीं करता। जब हम रेसिडेंसी करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट होता है उसकी लाइफ काफ़ी टफ होती है। हम कंटिन्यू 36 घंटे 48 घंटे ऐसा ड्यूटी करना पड़ता है। कई बार तो हमको खाना भी नहीं मिलता, इतनी नींद आती है कि हम पेशेंट की टेबल पे ही सो जाते हैं। कई दिन तक घर जाने को नहीं मिलता। एम्स में मेरे पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया में मेरी 9th रैंक थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आकाश मंगरोले है। अभी मैं एम्स भोपाल में एज अ सीनियर रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी जो जर्नी है किसान पुत्र से लेकर डीएम तक का सफ़र। तो आइए हम देखते हैं कि मेरी जर्नी कैसी रही। इस जर्नी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। बेसिकली मैं छिंदवाड़ा ज़िले के चांद तहसील के जमुनिया नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ की आबादी लगभग 1000 के आसपास होगी। ये कहानी शुरू होती है उस छोटे से गांव से। अगर मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं तो मैंने पहली से लेकर 5वीं तक की जो पढ़ाई किया हूं वो अपने गांव में ही किया हूं। और शुरू से ही मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, ताकि ज़्यादा सुविधा नहीं थी, सुविधाओं का अभाव था। इसीलिए मैंने जो शुरुआती कुछ फर्स्ट टू फिफ्थ तक की क्लासेस अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में की थी। उस समय तो भविष्य के बारे में कुछ सोचा नहीं था कि देखते हैं आगे क्या होता है। फिर धीरे धीरे जैसे समझ डेवलप हुई, तो जैसे मैं फिफ्थ क्लास में एंटर किया तो उस समय मैंने अपने ब्लॉक में टॉप किया। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, चलो कुछ करना चाहिए। अभी भी मेरे दिमाग में एक डॉक्टर बनने का सपना शुरू नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर जब मैंने अपने आसपास झांक के देखा तो लोगों को इलाज के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हमारे गांव से दूर दराज तक कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को मुझे सेवा देने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि सबसे सही जो आपका प्रोफेशन है किसी को सेवा देने के लिए, वो एक डॉक्टर का है। आप उससे अपने इमोशनल कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनली उससे अटैच हो सकते हो, उसकी भावनाओं को समझ के आप उसको ट्रीट कर सकते हो, उसकी फीलिंग को समझ सकते हो। तब मेरे दिमाग में आया कि चलो हमको डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही जैसे ही मैंने फिफ्थ क्लास में टॉप किया था, तो घर वालों का भी मानना था कि अब हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उनको शायद दिख गया होगा कि मेरे अंदर सेवा भावना है, तो इसके लिए शायद अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर ही है। अब मुझे ये पता नहीं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो घर वालों ने ही किसी सज्जन से कहीं से पता चला होगा उनको कि भाई डॉक्टर कैसे बना जाए। तो किसी ने बताया कि एक बालाजी नाम का सब्जेक्ट होता है, तो बालाजी आप पढ़ोगे तो उससे डॉक्टर बनते हैं। तो सज्जन ने बताया था कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने से डॉक्टर बनते हैं। अब पेरेंट्स को इतना ज़्यादा पता नहीं, तो वो आए मेरे पास, बोले कि एक बालाजी सब्जेक्ट होता है, बालाजी, उसको पढ़ लो तो डॉक्टर बन जाते हैं। बोला ठीक है। फिर मैंने लोगों से पता किया कि अच्छा क्या है, तो फिर बताया कि बायोलॉजी है, उसको बेसिकली आपके पिताजी बालाजी बोल रहे होंगे। तो बोला ठीक है। तो फिर वहाँ से मेरी जैसी जर्नी स्टार्ट होती है। जब मैं 6 क्लास में था तो उस समय जो मेरा स्कूल था मेरे मामा के गाँव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे था। उस समय हमारे पास सुविधा का काफ़ी अभाव था, इसलिए मैं वहाँ पे पैदल जाया करता था। तो हम 7 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। कई बार रास्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कीचड़ों से गुजर कर जाना पड़ता था, और नदियाँ भी रास्ते में आती थी, तो नदी क्रॉस करके हमको जाना पड़ता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम नदी में बह भी जाता था, तो लोगों ने मुझे बचाया भी 1-2 बार। ये इंसिडेंट भी मेरे साथ हुआ है। 6 से लेकर 10 तक की मेरी जो स्कूलिंग हुई वो भी हिंदी मीडियम में हुई है। उस समय भी मेरा परफॉर्मेंस ठीक था। उसके बाद फिर मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा अपग्रेड किया जाए, तो इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में अपना जो ज़िला है छिंदवाड़ा, वहाँ चला गया। छिंदवाड़ा में जाके मैंने 1-2 महीने कोचिंग की, तो थोड़ा मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि चलो भाई, पहले से तो थोड़ा बेटर है। तब मुझे लगा कि चलो क्यों ना मुझे यहीं रह के पढ़ाई करना चाहिए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल इश्यू सबसे बड़ा, कि अगर यहाँ पे अच्छे हमको स्कूलों में अगर दाखिला लेना है, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और मम्मी-पापा पेशे से किसान हैं। मम्मी भी किसान है, पापा भी किसान है, तो फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सबको देखते हुए मैंने फैसला लिया कि नहीं, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ूँगा। तो मैंने वहाँ पे स्कूल फॉर एक्सीलेंस है, वहाँ पे एडमिशन लिया। हिंदी मीडियम का स्कूल था। उस समय मेरी 12th की फ़ीस थी 975, और पापा जी हालाँकि किसान थे, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो ऐसे मैंने फिफ्थ 1 फर्स्ट से लेके 12th तक की जर्नी क्रॉस की।
अब बात आती है कि 12th के बाद क्या किया जाए। 12th तक तो हो गया, ठीक है। अब मुझे यही नहीं पता था कि कोचिंग भी होती है डॉक्टर बनने के लिए, पीएमटी नाम की कुछ चीज़ होती है, इसकी कोचिंग होती है, कोचिंग करना पड़ता है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये मुझे पता चला 12वीं में आने के बाद। 12वीं क्रॉस हो गया, 12वीं में मैंने काफ़ी मेहनत की, तो उस समय मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। छिंदवाड़ा ज़िले में मैं टॉपर भी रहा था। तो मैंने सोचा कि सब चलो ठीक है, 12वीं भी हो गया हमारा, अब क्या किया जाए। तो फिर बात आई कि कोचिंग, ठीक है कोचिंग। अब कोचिंग का मुझे एबीसीडी भी नहीं पता, तो मेरे गांव के एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बोला कि इंदौर में कोचिंग होती है, मैं लेके चलता हूँ। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनका किराया जो भी था वो हम लोगों ने पे किया। वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक कोचिंग में दाखिला दिला दिया। अब मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि कोचिंग कैसी होती है, हिंदी मीडियम की है कि इंग्लिश मीडियम की है। उन्होंने जाके बस एडमिशन करवा दिया, मैंने कोई खास इंक्वायरी नहीं की थी। मैंने सोचा कि इनको ज़्यादा नॉलेज है, तो ये अगर वहाँ पे करवा रहा तो ठीक ही होगा। ठीक है, मैं कोचिंग में एडमिशन ले लिया हूँ। अब जो कोचिंग का जो सेंटर था वो शहर के बीचों बीच था, तो वहाँ पे जो आसपास रहने का जो खर्च था काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने फिर वहाँ से जो अपना रूम था लगभग 10 किलोमीटर दूर लिया। आने जाने के लिए फिर मेरे पास बाइसिकल थी, तो साइकिल से आना जाना रोज़ करता था मैं। जैसे ही मेरा पहला दिन था कोचिंग का, मैं कोचिंग में गया, सर ने इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया, तो चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जाने लगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। अब तो आ तो गया हूँ, वापस तो जा नहीं सकता, बैकआउट तो मैं कर नहीं सकता। फिर जब जब मुझे ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो मेरे दिमाग में दो पिक्चर चालू हो जाती है। एक तो अपने माता पिता का चेहरा कि नहीं मुझे इनके लिए कुछ करना है, और एक एक पर्टिकुलर जगह है मेरे घर में, जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मेरे सामने एक बुक आ जाती है और बुक के पन्ने पलटने लगता हूँ, उसमें कुछ पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ते पढ़ते चीज़ें मुझे याद हो रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब बात आई कोचिंग की, वहाँ पे कोचिंग करने लगा, इंग्लिश पढ़ाने लगे सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो शुरू में तो मैं बहुत डर गया था कि यार अब मैं क्या करूँगा, अब घर जाऊँगा तो मैं कैसे घर जाऊँ, कैसे मुँह दिखाऊँ लोगों को कि ये तो वैसे वापस आ गया। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है जो भी है करते हैं, इससे लड़ते हैं, डर के भागना नहीं है। फिर धीरे 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 मैंने वहाँ से पढ़ना चालू किया। धीरे विद द टाइम धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई। जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि हाँ मैं ये कर लूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। जब मैंने 1 साल पहले एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मुझे कुछ कमियाँ रह गई होगी, तो मैंने उसको एनालाइज़ किया कि अच्छा ये कमियाँ मेरे अंदर रह गई है। तो फिर मैंने उसको करेक्ट किया। उसको करेक्ट करते-करते फिर मुझे उसको मैं नोट करता था कि अच्छा ये पॉइंट है कि इसमें मैंने कुछ कमियाँ रह गई थी, तो मैंने इसको इम्प्रूव किया धीरे-धीरे। मान लो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ पढ़ रहे हो, जैसे कि यार 1 हफ्ते को हम डिवाइड करें 6+1 जो मैंने अपना रूल बनाया था कि आपको 6 दिन पढ़ना है। टीचर जो आपको पढ़ाए उसको रोज़ पढ़ना है, रिविज़न करना है, टेस्ट देना है। 6 दिन में आपने जो पढ़ा है उसको 7वें दिन 1 दिन रिज़र्व रखो रिविज़न के लिए, कि 6 दिन में सर ने जो पढ़ाया मुझे 1 दिन बैठ के पूरा रिवाइज़ करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होगा? मान लो आपने 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन रिवाइज़ नहीं किया, फिर अगले हफ्ते पढ़ा, फिर रिवाइज़ नहीं किया, तो चीज़ें क्या धीरे-धीरे कंपाइल हो जाती है। तो और 1 महीने बाद आप सेम टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं भूल गया हूँ। तो इससे आप वापस फिर पढ़ोगे तो इससे आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। अगर आप 6 दिन पढ़ने के बाद उसको रिवाइज़ करते, फिर अगले हफ्ते पढ़ने के बाद फिर वापस से रिवाइज़ करते, 1 महीने पढ़ने के बाद वापस से फिर से रिवाइज़ करते, तो जब उसको आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, तो जो चीज़ों को 1 घंटा लग रहा है आपको पढ़ने में, उसको 15 मिनट में आप पढ़ लोगे पूरा। इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को अलग-अलग बुक से पढ़ते हैं। ये बुक से भी पढ़ लिया मैंने, इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया कि मुझे डेप्थ नॉलेज के लिए मैं पढ़ लूँगा। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। उनको किसी एक चीज़ को फ़ॉलो करना है। चाहे इस टीचर को फ़ॉलो कर लो, चाहे इस टीचर को, चाहे इस बुक को, चाहे इस बुक को। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सेम टॉपिक को अलग-अलग बुक से पढ़ने के बजाय बार-बार उसी बुक से पढ़ो, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके साथ-साथ जो हमारे पीवाईक्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि मैं इस बुक से एमसीक्यू कर लूँ, मैं इस बुक से एमसीक्यू कर लूँ, तो हमको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। जिस टीचर के अंडर में हम पढ़ रहे हैं, वो हमको जैसा गाइड कर रहा है और वो बोलता है कि जो हमने कोचिंग है या जो हमारा सोर्स है, उससे हमने जो एमसीक्यू बनाया आपको वही करना है। तो सिर्फ़ आपको वही करना है। अननेसेसरी की चीज़ों में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। कुछ ज़्यादा तो मुझसे वहाँ पे सिलेक्शन तो उस समय मेरा हुआ नहीं था, लेकिन जो वहाँ के टीचर थे, उन लोगों ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रकार से जीवन जीने का तरीका सिखाया कि एग्ज़ैक्टली जीवन है क्या? इसके पहले चला आता था कि चलो भाई ठीक है, अच्छे परसेंटेज आप बना के ले लो, टॉप कर लो तो आप अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज इस चीज़ को डिसाइड नहीं करता। मैं बहुत शायद खुशनसीब हूँ कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ से मेरा जीवन चेंज हुआ।
जब मैंने पहली बार पीएमटी एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरे 150 मार्क आए थे आउट ऑफ 200। एमपी पीएमटी होता था हमारे टाइम पे, मध्य प्रदेश पीएमटी। तो उस समय कट ऑफ 155 था, तो 5 मार्क से मेरे रह गए थे। फिर वापस से वही थॉट, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। फिर मैंने फिर से ड्रॉप लिया एक भोपाल से। अब मैंने सोचा कि अब करना ही तो है, तो चल क्यों ना इंग्लिश में किया जाए। तो मैंने इस समय इंग्लिश मीडियम की कोचिंग ज्वाइन की। उस समय मैंने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद में मेरे आउट ऑफ 200 171 मार्क आए। तो मेरा एमपी पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कॉलेज चूज़ करने की बात आई। मेरे पास इंदौर, भोपाल और एमपी के जितने भी अच्छे कॉलेज थे, सबका ऑप्शन था, लेकिन मैंने भोपाल चूज़ किया। उसका रीज़न ये था कि मेरे गाँव से पास में पड़ता है। दूसरी बात कि मेरे फैमिली में छोटी बहन वगैरह है, तो और एक्चुअली मुझे पूरी फैमिली को हाथ में लेके चलना पड़ता है, तो एक पूरा बैलेंस बना के चलना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि भोपाल ही सबसे सही जगह है। फिर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मैंने एमबीबीएस में सन 2012 में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में फिर कॉलेज का पहला दिन, अब टीचर जो भी पढ़ाते सब इंग्लिश में पढ़ाते। तो शुरू-शुरू में तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि चीज़ें समझ में नहीं आती थी, एनाटॉमी की टर्म थी, फिजियोलॉजी की थी। जैसा कि कई बार ये होता है कि हमको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी शुरू-शुरू में समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए पहले तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उस समय डिक्शनरी चलती, तो डिक्शनरी में हमको शब्द ढूँढना पड़ता था, उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता था। तो ऐसे ही जो-जो कठिन शब्द थे, उनको मैं लिख के रखता था, उनको ढूँढता था, उनको बार-बार याद करता था कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो धीरे-धीरे ये चीज़ें रूटीन में आ गई और ऐसे करते-करते फिर चीज़ें ईज़ी होने लगी। लेकिन विद द टाइम जब आप मेहनत करने लगते हैं ना, तो धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप आने लगती है। काफ़ी मेहनत किया, क कब मैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में हर सब्जेक्ट में पास भी हो गया। मतलब मुझे किसी भी तरीके की कहीं रुकावट उत्पन्न नहीं हुई। एमबीबीएस के टाइम थोड़ा जल्दी कोचिंग स्टार्ट कर दिया। कोचिंग स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने नीट पीजी होता था हमारे टाइम पे। जैसे कि पहले था एमपी पीएमटी, उसके बाद आता है नीट पीजी, एमडी और एमएस में एडमिशन लेने के लिए। जब मैंने नीट पीजी दिया, तो पहले अटेम्प्ट में मेरी रैंक जो थी, अच्छी रैंक थी, 9000 रैंक थी। लेकिन मुझे उसमें सर्जिकल ब्रांच मिल रही थी। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था, मेडिसिन डिपार्टमेंट में था। मेडिसिन लेना था, अडल्ट मेडिसिन। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रांच के साथ तो मुझे लाइफ टाइम रहना है ना? तो मेन इसमें मैटर करती है ब्रांच, ना कि कॉलेज। तो ब्रांच के लिए मैंने थोड़ा-सा 1 साल का रेस्ट लिया, फिर से मैंने तैयारी की, फिर से मैंने नीट पीजी दिया, उसमें मेरे काफ़ी अच्छी रैंक आई। मेरी स्टेट रैंक थी 101, एमपी में मेरी रैंक थी 101। अब मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे जनरल मेडिसिन लेना है। अब बात आती है काउंसलिंग की। जब काउंसलिंग में गए तो वहाँ पे जो जनरल मेडिसिन की जो लास्ट सीट उठी थी, वो उठी थी 100 रैंक पे और मेरी रैंक थी 101। तो एक रैंक से मेरा जनरल मेडिसिन का सपना रह गया। फिर दिमाग में मेरे थॉट्स आता, कोई बात नहीं, जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, कुछ अच्छा होना हो तभी ये हुआ। तो मैंने पल्मोनरी मेडिसिन, इसी को हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन या टीबी चेस्ट बोलते हैं, इसमें एडमिशन लिया। मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी सपोर्टिव रहा, मेरे एचओडी, मेरी सभी फैकल्टी, कलीग्स, सब लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। उनकी सहायता से जो जर्नी थी काफ़ी ईज़ी हो गई। जब हम रेसिडेंसी करते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट होता है, उसकी लाइफ़ काफ़ी टफ़ होती है। एक्चुअली जो देखने में हमको लगता है कि यार ये डॉक्टर बन गए, एसी के नीचे बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि असली स्ट्रगल जो वहाँ पे काम करता है, उसको पता होता है। हम कंटिन्यू 36 घंटे, 48 घंटे ऐसा ड्यूटी करना पड़ता है। कई बार तो हमको खाना भी नहीं मिलता, इतनी नींद आती है कि हम पेशेंट की टेबल पे ही सो जाते हैं। कई दिन तक घर जाने को नहीं मिलता, हफ्ते-हफ्ते नहाने को नहीं मिलता। ये सब समस्याएँ आती है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है सरकारी कॉलेजों में कि इसके लिए हमको करना पड़ता है। और हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहती है पेशेंट फर्स्ट। पेशेंट की प्रायोरिटी हमेशा से रहती है कि हमको पेशेंट केयर देना है, ताकि हम थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हमेशा ये होता ही होता है कि जब भी कोई रेसिडेंट एज़ अ फर्स्ट ईयर रेसिडेंट जॉइन करता है, तो उसका शुरुआती क्षणों में, शुरुआती समय में हमेशा वेट लॉस होता है, क्योंकि भागा-दौड़ी में लगा रहता है। सीनियर का प्रेशर, कंसल्टेंट का प्रेशर, सब काम भी उसी को करना है। चीज़ें नीचे ट्रांसफ़र होती जाती है, थर्ड ईयर का काम सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर। हालाँकि मेरे कोई थर्ड ईयर नहीं थे, मेरे कोई सीनियर नहीं थे, तो मैं डायरेक्ट कंसल्टेंट के सुपरविज़न में काम करता था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मुझे जो भी सिखाया, मुझे अपने कंसल्टेंट से डायरेक्ट सीखने को मिला। जैसे कि जो नया-नया डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें हर चीज़ नई पहली बार होती है। जैसे कि बहुत जुनून रहता है कि आज मैंने पहली बार प्लूरल टैपिंग किया। प्लूरल टैपिंग मतलब कि छाती से पानी निकालना। पहली बार इंट्यूबेशन किया, पहली बार पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला। पहली बार मैंने और प्रोसीजर की, पहली बार ब्रोंकोस्कोपी की। तो हर चीज़ की हम फ़ोटो लेके रखते थे कि एक यादगार लम्हे को इसको एक संजो के रखा जाए। तो हम ये सब चीज़ें करते थे। धीरे करके मेरा फर्स्ट ईयर गुज़रा। थर्ड ईयर पास होने के बाद में
एक पोस्ट एमडी डीएनबी एग्ज़ाम होता है, तो मैंने डीएमडी एग्ज़ाम भी दिया। तो उसका सेंटर मुझे दिल्ली में NITRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज़, जिसको मैं LRS हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैंने डीएनबी एग्ज़ाम दिया। तो MBBS MD के बाद मैंने डीएनबी भी क्लियर किया। इसके बाद में मैंने अपने ही कॉलेज में SRCP की पढ़ाई स्टार्ट की। SRCP कंटिन्यू चल रहा था, तो उसी समय मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया, जिसको हम INI-SS सुपर स्पेशलिटी के नाम से जानते हैं। एम्स का एग्ज़ाम दिया। तो एम्स में मेरे पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया में मेरी 9th रैंक थी। आपकी जर्नी होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी फैमिली का, कि आपको फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है, आपका खान-पान भी इस पे डिपेंड करता है। तो मैं अपनी बहन के साथ रहा करता था। तो जो मेरी ड्यूरिंग 1 साल की जो जर्नी है, उसमें मेरी बहन का काफ़ी सहयोग रहा। खाना मेरे टेबल पे ला के देना, समय पे चाय ला के देना, सब कुछ, मेरी जितनी भी सुख-सुविधाओं का ख़्याल रखती थी। और मेरा एक ही टारगेट था, बस मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराएँ। जब मैं हिंदी मीडियम का छात्र होने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप भी पहुँच सकते हैं। मैं नीट के लिए आपको 3 मूल मंत्र देना चाहूँगा। पहला कि कंसिस्टेंसी एंड रिविज़न। दूसरा, हमेशा आप एक चीज़ से स्टिक रहिए, जैसे कि ये तो पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कीजिए या पर्टिकुलर बुक को, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे हमको एक नॉलेज लगता है कि हमको करना क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमको किस डायरेक्शन में जाना है। इन 3 मूल मंत्रों का फॉलो करोगे तो आपका ज़रूर नीट क्लियर होगा। थैंक यू जोश टॉक नीट, मुझे ये मंच देने के लिए, ताकि मैं अपनी ये कहानी लोगों तक शेयर कर सकूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी, और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाए। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।